नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की हमारी ये बैच चल रही है, जिसमें हम रोज़ाना 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी कड़ी में आगे के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि क्या कहता है, हम अपने जीवन का अधिकांश समय वायुमंडल की किस परत में व्यतीत करते हैं? वायुमंडल की किस परत में व्यतीत करते हैं? कहने का मतलब है, एक आम आदमी अपने जीवन का अधिकतम समय वायुमंडल की किस परत पर में व्यतीत करेगा? तो सीधी सी बात है, वो क्षोभ मंडल में ही व्यतीत करेगा, क्योंकि वायुमंडल की जो पहली परत होती है या जो पहला मंडल होता है उसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और एक आम नागरिक जो होता है, आम इंसान जो होता है, वो पृथ्वी पर ही निवास करता है, अंतरिक्ष में तो कभी जाएगा नहीं। तो इस आंसर का सीधा सा, इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि वायुमंडल की जो पहला मंडल होता है वो कौन सा मंडल है? तो वो क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। ठीक है। और दुनिया भर की जितनी भी क्रियाएं होती है, दुनिया भर की जितनी भी क्रियाएं होती है मौसम संबंधित, वो किस मंडल में होती है? इसी मंडल में होती है। ठीक है। और एक हवा चलती है, पवन चलती है, जिसे जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो जेट स्ट्रीम भी किस मंडल में पाई जाएगी आपकी? तो वो भी क्षोभ मंडल में ही पाई जाएगी। जो किसका कारण बनती है? तो जो जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। जो आपके क्या है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब वाले क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा का कारण करती है, जिसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसके नाम से जाना जाता है? मावठ के नाम से जाना जाता है। कई बार किसानों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर मावठ आती है तो हम सिंचाई से बच जाएंगे। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है, चेटी चंड पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ठीक है। तो ये सिंधी समुदाय के द्वारा बनाया जाने वाला पर्व है। और ये सिंधी समुदाय का क्या होता है? नववर्ष होता है। और जो विशेषकर कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के पहले दिन ये मनाया जाता है। तो सिंधियों का जो नववर्ष होता है वो कौन सा होता है? सिंधी जो धर्म होता है, जो सिंधी लोग होते हैं, उनका जो पर्व होता है या उनका जो नववर्ष होता है वो कौन सा होता है? नववर्ष जो होता है वो कौन सा कहलाएगा आपका? नववर्ष। वर्ष लिखा है, नववर्ष है ना। नववर्ष जो होता है वो कौन सा कहलाता है? तो वो चेटी चंड कहलाता है। और कब होता है? तो ये चैत्र माह के पहले दिन इसको मनाया जाता है। और भगवान झूलेलाल किनकी जयंती के रूप में? भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है। और इसी दिन हमारा भी एक पर्व होता है जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो हिंदुओं का नववर्ष होता है। और हिंदुओं का जो नववर्ष होता है वो किस रूप में मनाया जाता है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चैत्र माह का पहला दिन, जिससे विक्रम संवत की शुरुआत होती है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। जबकि अमेरिका में कैसी नागरिकता चलती है? दोहरी नागरिकता चलती है। और भारत में कैसी नागरिकता चलती है? एकल नागरिकता चलती है। कोई भी व्यक्ति होगा जो हमारे देश का नागरिक या भारत का नागरिक कहलाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का नागरिक है, कि उत्तर प्रदेश का नागरिक है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में निवास करता है और उसके पास भारत की नागरिकता है तो केवल भारत का नागरिक कहलाता है। तो ये वाला जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संविधान में नागरिकता के बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो संविधान में नागरिकता के बारे में भाग 2 में उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है? भाग 2। तो संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक? तो ये मिलेगा आपको 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है? तो नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है? तो 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जन्म से, ठीक है।
दूसरा होता है वंश से, तीसरा होता है देशीय करण से, चौथा होता है रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण से या पंजीयन से, और पांचवा होता है किसी भी राज्य को भारत में प्रवेश। ठीक है, तो किसी भी राज्य का भारत में प्रवेश होता है तो वहाँ के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता भारत के संविधान में दी गई है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल दोनों दलों ने स्वीकार किया था? तो कौन सा वो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था? तो वो जो अधिवेशन था वो था 1916 का। कहां पर हुआ था? लखनऊ में। तो 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या करा था? तो समझौता किया था, अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल दोनों दलों ने इस समझौते में क्या करा था? स्वीकार किया था। ठीक है, जिसको बोला जाता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। और इसी अधिवेशन के समय जो कांग्रेस थी, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई थी गर्म दल और नरम दल के रूप में, उनके बीच भी समझौता होता है और कांग्रेस का क्या होता है? एकीकरण इसी समझौते में होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे आता है लखनऊ? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य की ये राजधानी है? तो ये आपकी आती है उत्तर प्रदेश की राजधानी। और इसे क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर किसे बोला जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। रूपा रानी दास बोरा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो रूपा रानी दास बोरा किस नृत्य से संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है कथक से। किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से आपकी ये संबंधित है। क्या नाम है इनका? तो रूपा रानी कथक। कलर चेंज हो गया क्या? अच्छा, पीला वाला लेते हैं। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? कथक नृत्य। और ये कहाँ का है? तो विशेषकर उत्तर भारत का नृत्य ये है, या उत्तर प्रदेश का ये नृत्य है। ठीक है, और इसी नृत्य में आपके मुस्लिम वर्ग का प्रभाव देखने को मिलता है, या उनकी छाप देखने को मिलती है। भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा से लिया गया है। तो भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा जो लिया गया है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। लगभग 75% भाग इसका माना जाता है। कहां से लिया गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 क्या कहते हैं इसको? भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था? 1937 में म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र किस लेखक से संबंधित है? तो प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है? वो है आपके भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र के जो लेखक है कौन है, या रचनाकार है, वो कौन है? भरत मुनि। और इसी जो नाट्यशास्त्र है इसी में आपका काय का उल्लेख माना जाता है, या काय का उद्गम माना जाता है, या काय के बारे में इसमें नियम देखने को मिलते हैं। तो हमारे यहाँ के जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में जो नियम आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे? तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य के बारे में नियम देखने को मिलते हैं। छऊ कितने राज्य से संबंधित है? जो छऊ नृत्य है वो कितने राज्य से संबंधित है? तो मोटे तौर पर अगर हम इसकी बात करें
तो जो छऊ आता है वो विशेषकर झारखंड में आता है, लेकिन झारखंड के अलावा भी छऊ नृत्य 2 और राज्यों में आता है। तो वो 2 राज्य आपके कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाता है झारखंड, ठीक है, दूसरा हो जाता है ओडिशा, और तीसरा हो जाता है पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्यों से संबंधित है। मोटे तौर पर कितने राज्यों से संबंधित है? तो 3 राज्य से संबंधित है। झारखंड में इसे क्या कहा जाता है? सरायकेला। सरायकेला छऊ कहाँ का है? झारखंड का है। मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है? तो ये होता है उड़ीसा में। और एक और होता है पुरुलिया छऊ। तो ये होता है कहाँ पर आपका? ये होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और ये विशेषकर कौन सा उत्सव होता है? तो ये होता है वसंत उत्सव। कौन सा होता है? वसंत उत्सव होता है। तो वसंत के दौरान इसको आयोजित किया जाता है। और विशेषकर ये कितने दिन का होता है? 13 दिन चलने वाला एक नृत्य है। और इसे 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। तो छऊ को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया है? तो 2010 में। और कितने राज्य में होता है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड में इसे सरायकेला कहा जाता है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पुरुष और महिला की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत का अंतर है? पुरुष और महिला की जो साक्षरता दर है उसमें कितने प्रतिशत का अंतर है? ये अंतर सीधे सीधे याद तो नहीं किया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे जो भारत में पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है? वो है आपकी 80.9%, ठीक है। और जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी होगी आपकी? तो वो होगी 64.6%, ठीक है। तो पुरुष और महिला का अंतर पूछा है, तो हमें अगर पुरुष और महिला की अलग अलग याद है तो हम आसानी से इसको देख सकते हैं और इसके बाद हम इसको याद भी रख सकते हैं। तो महिला की क्या है? तो महिला की 60% है, 64% है, 64.6% है। और जो पुरुष है उनकी कितनी है? तो उनकी होती है 80.9%। तो लगभग मोटे तौर पर जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 16.3%। कितना आ रहा है? 16.3% आपकी महिला और पुरुष के साक्षरता के बीच अंतर है। कितना है? तो महिला और पुरुष के बीच में साक्षरता में अंतर कितना है? 16% का अंतर है। और ये एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ध्यान देना। जनगणना या जनसंख्या से भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अगले की बात करते हैं। डोल जात्रा पर्व की शुरुआत शंकर देव ने की थी, जो किस राज्य से संबंधित है? तो शंकरदेव और डोल यात्रा जो पर्व है दोनों किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित हो जाते हैं दोनों? तो असम राज्य से संबंधित हो जाते हैं। तो डोल यात्रा किसका हो जाएगा? असम का हो जाएगा, ठीक है। असम में एक और कौन सा चलता है? बिहू नृत्य चलता है। कौन सा चलता है? बिहू चलता है, ठीक है। बिहू के बाद कौन सा चलता है? सत्रिया चलता है, ठीक है। इसके बाद एक और कौन चलता है? बगरुम्बा भी कहाँ पर होगा? तो असम में होगा। और एक और कौन सा हो गया? हमारा प्रश्न में दे रखा है डोल यात्रा, ठीक है। डोल यात्रा भी कहाँ का है? तो असम का है। एक मेला चलता है असम में जिसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अम्बुबाची मेला, ठीक है। कौन सा मेला? अम्बुबाची मेला। तो ये भी कहाँ पर लगेगा? असम में ही लगता है, ठीक है। और गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इसके बाद एक और कौन सा आता है? डिब्रूगढ़। ये भी किस नदी के किनारे है? तो ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा
काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? असम में ही स्थित है। नॉर्मन बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध है, जो किस देश के थे? जो किस देश के थे? तो किस देश के थे ये? जो किस देश के थे या किस देश से संबंधित थे, ठीक है। तो ये जो नॉर्मन बोरलॉग है, इनको 1970 में क्या मिला था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नॉर्मन बोरलॉग जी को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो 1970 में मिला है। और किस देश के हैं? तो ये है आपके अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। और किस रूप में ये जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हरित क्रांति के जनक के रूप में। किसके रूप में? हरित क्रांति के जनक के रूप में। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके एमएस स्वामीनाथन जी को। भारत के राष्ट्रपति ने किस राजनीतिक नेता के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये कोरोना के जस्ट पहले 2020 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके अहमदाबाद में। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। तो सभी को पता है कौन सा स्टेडियम है, किसके नाम पर है? राजनीतिक नेता के नाम की बात हो रही है, मतलब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो उस समय क्वेश्चन बन चुका है। और आज हमने देखा है कहाँ पर? तो काशी क्रिकेट स्टेडियम, काशी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भी आधारशिला किनके द्वारा रखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है 23 सितंबर 2023। कहाँ पर? तो काशी में। काशी मतलब वाराणसी। कहाँ पर? वाराणसी में काशी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला, उसका भूमि पूजन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किया है, ठीक है। और ये लगभग 30 माह में, 2.5 साल में बनकर तैयार होने वाला स्टेडियम है, ठीक है। और जो पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित रहने वाला है। इसमें भगवान शिव के दर्शन आपको स्टेडियम में होने वाले हैं। तो नाम क्या था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पर है? अहमदाबाद में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के आसपास दक्षिण बिहार में भयानक अकाल पड़ा था। उस समय कौन और उनके शिष्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे? कौन? चीजें पूछी जा रही है यहां पर। कौन और उनके शिष्य? तो ये थे आपके भद्रबाहु, जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने काय की शिक्षा ली थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी ना, बौद्ध की नहीं, जैन धर्म की। कौन से धर्म की? जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना अंतिम समय कहाँ निकाला था? तो श्रवणबेलगोला में निकाला था, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो भद्रबाहु और उनके शिष्य कहाँ पर चले गए थे? श्रवणबेलगोला में चले गए थे। यहाँ पर 2 लोग हुआ करते थे, एक का नाम होता है स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, और दूसरे कौन है? भद्रबाहु। इन दोनों के बीच में विवाद होता है, जिसके कारण जैन धर्म क्या होता है? चौथी बौद्ध संगति के समय कितने भागों में बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाता है आपका, कितने भागों में बटेगा? तो ये बढ़ जाता है आपका 2 भागों में, स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में हम देखते हैं तो कौन कौन बटने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे स्थूलभद्र मतलब श्वेतांबर, ये किसको मानने वाले थे? श्वेतांबर को। और ये किसको मानने वाले थे? दिगंबर को। तो जैन धर्म की 2 शाखा थी, कौन कौन सी थी? श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर के थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। और जो दिगंबर के थे वो कौन थे? भद्रबाहु जी थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने शायद चौथी बोला था,
चौथी नहीं आएगी, यहाँ पर दूसरी आएगी। कौन सी आएगी? दूसरी जैन संगति है ना। मेरे दिमाग में चौथी बौद्ध संगति चल रही थी, चौथी बौद्ध संगति नहीं, दूसरी जैन संगति। या बैठक के दौरान क्या होता है? स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में क्या होता है? विवाद होता है, जिसके कारण जैन धर्म कितने भागों में बढ़ जाता है? एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर को मानने वाले क्या? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर को मानने वाले कौन है? तो जो निर्वस्त्र रहने वाले होते वो दिगंबर कहलाते और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते। और दोनों के जो गुरु है वो देख लेना, एक के कौन है? स्थूलभद्र है और एक के कौन है? भद्रबाहु। तो जो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। और अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? श्रवणबेल गोला में बिताया था। ठीक है, वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य के साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो हो जाएगी आपकी किसकी? बिहार की। किस राज्य की हो जाएगी? बिहार की। और लगभग कितनी है इसकी साक्षरता दर? तो इसकी साक्षरता दर 61% है। कितना है? 61.8%। 61.8% किसकी है? बिहार राज्य की। और 94 किसकी है? तो 94 है आपकी केरल की। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकथित करता है कि सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता? ठीक है, क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकथित करता है कि सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है? तो ये अधिकथित करता है अनुच्छेद 15, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। 14 से 18 में हमारे समानता के अधिकार दिए गए, जिसमें अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, प्राइवेट स्थान हो तो बात अलग हो जाती है, लेकिन जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर किसी भी वर्ग विशेष के व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी आने जाने से, जो विशेषकर सार्वजनिक स्थान होते हैं उनमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा अनुच्छेद 15। कौन सा होता है? अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। शायद इस पर एक मूवी भी बनी है, आयुष्मान खुराना के द्वारा शायद बनी हुई मूवी है, आर्टिकल 15। अगला क्या है? भारत में वेट कब लागू किया गया है? तो वेट एक प्रकार का टैक्स होता है, तो ये भारत में 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? 2005 में। जबकि जीएसटी कब लागू हुआ है? तो जीएसटी लागू होता है 2017 में। ठीक है, कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो असम बना था। कौन बना था? असम बना था। ठीक है, और जीएसटी का उल्लेख कहां पर मिलेगा आपको? अनुच्छेद नंबर 246A। ठीक है, और इसकी जो परिषद मिलेगी, काउंसिल मिलेगी, वो कहां पर मिलेगी? 279A में। ठीक है, और जो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो भारत का वित्त मंत्री ही इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलो। शोभा नायडू किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शोभा नायडू कुचिपुड़ी। हर एक पेपर में कला संस्कृति से क्वेश्चन बना है, नृत्य से क्वेश्चन बना है, ये कहाँ का है या फिर कौन सा व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। तो कला संस्कृति एसएससी, जीडी या एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी की कोई सी भी एग्जाम है उसका फेवरेट टॉपिक माना गया है अभी के दिनों में। तो एसएससी ने हमेशा कला संस्कृति को उठाया है, यहाँ से हर बार इसके द्वारा क्या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कला संस्कृति से एसएससी जीडी के द्वारा क्या है? क्वेश्चन कई बार बनते हैं। किस संवैधानिक या संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 कर दी गई है। भारत का
प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो मत डालने का अधिकारी होगा। लेकिन क्या है, भारत का नागरिक उसे होना अनिवार्य है और उसका वोटर आईडी होना चाहिए और उसको किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने कानूनी अधिकार से नहीं रोक सकता जो वोट डालने का आपका अधिकार है। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो 18 वर्ष कर दी गई थी। मतलब पहले कितनी थी? तो इसकी जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी और इसको घटाकर कितना करा है? 18 वर्ष किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बनते हैं? WC बनर्जी साहब इसके क्या बनते हैं? पहले अध्यक्ष बनते हैं। क्या नाम है? WC बनर्जी। ठीक है, इसमें आप एक चीज याद रखना, शुरू के 4 हम याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे याद करेंगे? तो देखिएगा जरा, इसमें हम पहले सन लिखते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885, 86, 87 और 88। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक ट्रिक लिख रहा हूं मैं, बक मा, और इधर यहाँ पर लिख रहा हूं क्या? बंटू। ठीक है, बकमा बंटू। ठीक है, इसको अन्यथा ना लेना है, यह सिर्फ एक याद करने का तरीका है। तो यहाँ पर किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर कोई किसी व्यक्ति विशेष विचारधारा को मानता है तो ध्यान देना है, ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है, अन्यथा ना लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे हमारे स्थान हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो 1885, 86, 87 और 88। यहाँ पर देखना बी फॉर बम्बई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले हम यहाँ पर बम्बई लिख देते हैं, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, और ये ऐसे इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने देखा पहले कौन है? बनर्जी, मतलब WC बनर्जी साहब। ठीक है, एन से नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसके बाद है तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, और ये कौन है? जॉर्ज यूले। अब यहाँ पर याद रखना क्या है? बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष। कौन से? पारसी धर्म को मानने वाले। ठीक है, इसके बाद ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष और पहला अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 4 अध्यक्ष कांग्रेस के हो गए हैं। 1885 बम्बई पहला अधिवेशन बनर्जी साहब, 1886 दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष, तीसरा 1887 मद्रास तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज अध्यक्ष। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। भारत में कौन सा स्थान देव दिवाली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसी प्रकार से ये इस वाले क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों को ही देना है। तो भारत में जो देव दिवाली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पिछली बार पूछा था, एक जगह पूछी थी, कौन सी थी? तो शायद वो था आपका लट्टमार होली किस जगह मनाई जाती है। तो उसके कई लोगों ने आंसर दिए थे, उसी प्रकार कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब देना है, क्योंकि भारत के जो सनातन धर्म के रीति रिवाज है वो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर कभी भी मैं नहीं बताऊंगा आपको खुद कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देना है, जिससे हमारी जागरूकता बढ़ेगी हमारे सनातन धर्म के रीति रिवाजों के बारे में। ठीक है, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो क्या कहता है? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल कहाँ पर स्थित है? तो ये
कहाँ पर स्थित है? तो पहले तो इसके जो क्वेश्चन में ही एक हमारी काम की चीज जुड़ी हुई है कि जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। और ये कहाँ पर कराया गया था? तो मध्य प्रदेश के मांडू में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के मांडू में। ये विशेषकर मध्य प्रदेश की जो एग्जाम होती है, स्टेट लेवल की एग्जाम होती है, उसके लिए बड़ा ही काम का क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है जहाज महल? तो जहाज महल आता है आपके मांडू में। और मांडू कहाँ पर आता है? तो मांडू आता है आपका धार में। कहाँ पर आता है? मांडू, धार जिला, मध्य प्रदेश। कहाँ पर? धार जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है। और धार किसकी राजधानी रही है? तो ये परमार वंश के शासकों की राजधानी रही है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? धारा नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता था। मांडू में कई सारे महल है, जैसे कि हम बात करते हैं अशरफी महल, है ना, रानी रूपमती का महल, रेवा कुंड, ऐसे कई सारे महल कहाँ पर मिलेंगे आपको देखने को? तो मांडू में मिलेंगे। और इसे आनंद की नगरी भी कहा जाता है। और मांडू का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सादियाबाद। आनंद की नगरी कहा जाता है और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सादियाबाद के नाम से इसको जाना जाता है। 1773 के एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर था। और कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक है। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। आजकल कोलकाता होता है, लेकिन उस समय जो इसका नाम था वो क्या था? कलकत्ता था। और इसकी स्थापना हुई थी 1774 में। एक्ट था 73 वाला और स्थापना होती है 1774 में। तो ध्यान देना, 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये सिर्फ एक नाम का क्या था? सर्वोच्च न्यायालय था। और ये विशेषकर कलकत्ता वाले क्षेत्र के लिए था, पूरे भारत देश के लिए नहीं था। ठीक है। तो शुरुआती दौर में कलकत्ता ही अंग्रेजों के पास होता है, तो उसी क्षेत्र के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो नाम का एक सर्वोच्च न्यायालय था ये। और इसके जो प्रमुख थे या मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। कौन, क्या नाम था? एलिजा इम्पे साहब क्या थे इसके? तो एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे। ठीक है। भारत के किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2022 आयोजित किया है? ठीक है। तो 2022 में किस संगठन ने, पिछला क्वेश्चन आ गया क्या? एक सेकेंड, आगे बढ़ना है। हाँ, भारत के किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2022 आयोजित किया है? तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो किसने किया है? इसरो ने किया है। किसने किया है? भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो कब चलाया गया है? 2022 में इस कार्यक्रम को चलाया गया था। अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा कब की, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है? ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता है? तो योजना अवकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजना अवकाश कहा जाता है। तो इसका जो समय था वो समय था हमारा 1966 से लेकर 1969 तक। कौन सा? 1966 से तो 1969 का जो समय था, 3 वर्ष का जो हमारा समय था, वो किसके नाम से जाना जाता है? अवकाश काल से जाना जाता है। तो 3 वार्षिक योजनाएं चलाई थी, 66, 1967, कुछ लोग 67 भी बोलते हैं। ठीक है। 68 और क्या है? 1968 से 1969। ये आपकी 3 क्या थी? योजनाएं, जो वार्षिक योजनाएं थी। तो इस समय को क्या बोला जाता है? भारत में जो पंचवर्षीय योजना ना बनकर एक वर्ष की योजना बनी थी, जिसको क्या बोला जाता है? योजना अवकाश काल कहा जाता है। और कौन सी योजना अवकाश काल कहा जाता है? तो पंचवर्षीय योजना अवकाश काल कहा जाता है। और इसी समय के दौरान भारत में क्या आती है?
हरित क्रांति की शुरुआत होती है। किस समय में होती है? तो इसी अवकाश काल के दौरान भारत में किसकी शुरुआत होती है? हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और किस फसल में उन्नत बीजों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो वो गेहूं की फसल में सबसे पहले ये प्रयोग किया गया था। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पहला राज्य कौन सा था? पंजाब था। और सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ था वो किस राज्य में देखा गया था? पंजाब में ही देखा गया था। और सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश है। तो प्रति हेक्टेयर पंजाब है और क्या है? कुल में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जो वर्तमान में भी है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्र। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा क्या है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है। ठीक है, ये नियुक्त हुए थे कब? 2021 में। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। अभी फिलहाल भी कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी भी क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त है। ठीक है, या आसीन है। ये शायद मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपने इस क्लास को पूरा देखा होगा और ये क्लास आपके बड़े ही काम की साबित हुई होगी। और जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा है उसका आंसर आप सभी को देना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको उस क्वेश्चन का आंसर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। और वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।